एसपी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटी से जुड़ा हुआ जो भी एक चर्चित मुद्दा का जो विषय था दल बदल कानून को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल किया। उसी प्रकार से आज हम जो आपके सोशल मीडिया और अन्य पत्र पत्रिकाओं के जरिए जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, मानहानि कानून और सांसदों की अयोग्यता। आप लोगों ने बीते 2-3 दिनों से या काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है, क्योंकि आप लोगों ने हालिया में देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी को, जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता है, उन्हें संसद की पद से अयोग्य करार दिया गया। यानी उनकी जो संसद की सदस्यता थी वह निलंबित हो गई। अब वे संसद के सदस्य मुख्य तौर पे नहीं रहे, संवैधानिक रूप से वे पूरी तरीके से निलंबित हो चुके हैं। तो वे कैसे हुए, किस प्रकार से वे संविधान में ऐसी क्या प्रक्रिया हैं, ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि मानहानि कानून को लेकर उन संसदों की इस प्रकार की स्थितियां सामना करनी पड़ती है। जो लोग मानहानि के अपराधी, यानी मानहानि को लेकर जो लोग जो है जिन पर मानहानि का केस होता है ना, तो उन लोगों पर जो है ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं, इस चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मानहानि कानून है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मानहानि, जब बात यहाँ पे मानहानि की हो तो सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके मन सम्मान, जो भी आपकी प्रतिष्ठा है, जहाँ अपने आप को गरिमामयी जीवन जीने की एक इच्छा के प्रतिकूल पा रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा चीज़ें, ऐसी कथनें, ऐसी उक्तियाँ या ऐसी कोई बातें, ऐसा कोई चलचित्र या ऐसा कोई लिखित चीज़ें जो आपसे जुड़कर देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है और कहा भी जा रहा है, और यह किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। और आपको जब इस बात के बारे में पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कथित तौर पे कुछ ऐसी उक्तियाँ, आदेश जारी कर दिया, कुछ ऐसी बातें कर दिया जहाँ अपने आप को काफ़ी शर्मिंदा महसूस की। मूल तौर पे देखा जाता है कि ये बातें जो है राजनीतिक परिवेश में, राजनीतिक गलियारे में काफ़ी देखी जाती है कि एक राजनीतिक दल का पार्टी किसी दूसरे राजनीतिक दल के पार्टी के व्यक्तिगत रूप पर कटाक्ष करते हैं। सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं कहेंगे, बल्कि हम समान स्तर पर भी अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम ऐसे केसेस या ऐसी बातें हम पाते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति ने एक दूसरे पर मानहानि के केस कर दिया, और मानहानि का जब केस हो गया तो यह मामला कोर्ट में जाता है, और जहाँ पे उस व्यक्ति को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि मानहानि का मतलब है कि जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई लिखे, ऐसा कोई बातें कहे, ऐसा कोई कथन कहे जिसके जारी किए जाने से उस व्यक्ति के मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उस व्यक्ति की गरिमा जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देती है, उसको शर्मिंदा कर देती है सार्वजनिक रूप से। तो उन सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए जो जिस पर कटाक्ष किए जाते हैं, वह व्यक्ति जो है करने वालों पर मानहानि का केस दायर कर देता है। अब आप समझते हैं कि मानहानि क्या है, आखिर ये हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, हमें भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर एक देश के नागरिक होने के नाते हमें हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि गरिमामयी जीवन जिए। सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को हमेशा कहता है कि एक व्यक्ति को 21 के तहत उसे निजी अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उस व्यक्ति को जो है गरिमामयी जीवन जीने का भी अधिकार होनी चाहिए, हर व्यक्ति को है। जब हम बात मानहानि कानून की करें तो सीधा सा अर्थ यही है कि एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के मान सम्मानों से खिलवाड़ करना, यही है। और यह बातें प्रभाव में तब आ जाता है जब कोई व्यक्ति जो है जानबूझकर किसी व्यक्ति पर जो है कथित तौर पे कोई आरोप लगाता है, कोई बातें टीका टिप्पणी करता है, जिससे लेकर उस व्यक्ति के मान सम्मान में गिरावट आ जाती है।
तो कहीं ना कहीं जिस पर करने वाला व्यक्ति होता है वो अपने समान के खिलाफ समझता है, और इससे आर्टिकल 21 के तहत जो है वह मनहानि के केस दायर करके अपनी सुरक्षा की स्थिति में होने का प्रयास करता है। तो आज ये हम समझे मनहानि कानून है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि क्या मनहानि कानून जो है ये प्रभाव में क्यों है। ये प्रभाव, कोई भी कानून प्रभाव में तब होता है ना जब उसे संवैधानिक रूप से लागू कर दिया जाता है ना। तो ये समझे मनहानि कानून। अब इसे जोड़कर हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस दायरे में है। तो ये हम समझे कि मनहानि कानून जो है यह भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 499 के आधार पर मनहानि कानून को जो है भारतीय व्यवस्था कानून को संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, यानी यह संवैधानिक रूप से प्रभाव में है ना। और इसी के तहत जो है कोई व्यक्ति मनहानि कानून के दायरे में चले जाता है, यानी मनहानि कानून के तहत जो उस व्यक्ति को अपराध घोषित कर दिया जाता है ना, यानी व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है। तो आप ये समझते हैं कि मनहानि कानून जो है इसी संहिता के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को जो है दोषी ठहराती है। कभी कभी मनहानि कानून और हमारा जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है एक दूसरे के आमने सामने चला आता है। एक तरफ हमें देखते हैं, हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखे कि जब कोई व्यक्ति मनहानि कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उससे जो है भारतीय दंड संहिता के धारा 499 के तहत मनहानि कानून को जो है तहत जो है उसे दोषी करार दिया जाता है, और धारा 500 के तहत जो है दोषी ठहराए जाने पर उस व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ सकती है, अर्थात उसे सजा के तौर पर जुर्माने या 2 वर्ष की सजा दी जाती है। तो कभी कभी मनहानि कानून को लेकर जो है हमारे भारतीय संविधान के बीच टकराव की स्थिति बन जाती है। ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जो है कोई व्यक्ति जिन पर मनहानि की केस चलता है वे अपनी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर वे कोर्ट में चले जाते हैं। उन्हें यह दावे करते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहने का अधिकार है, हमें व्यक्ति जारी करने का अधिकार है, तो फिर हम पर कोई व्यक्ति मनहानि केस कैसे कर सकता है ना। तो ये स्थितियाँ क्यों वैसा बनती हैं, स्थितियाँ कैसी तो आर्टिकल 19A के तहत जैसा कि हमें अधिकार है अभिव्यक्ति के अधिकार है, तो यह एक मौलिक अधिकार हो जाता है। वाक्य व्यक्ति के अधिकार के साथ हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 19A के तहत 19 के तहत। तो फिर हम पर ये मनहानि की केस कहाँ तक जायज़ है और ये कहाँ तक तर्कसंगत है। जब हमें संविधान बोलने की आज़ादी देती है, कुछ कहने की आज़ादी देती है, तो फिर हमें दोषी ठहराया जाना एक कानून के तहत ऐसा क्यों स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो कभी कभी स्वतंत्रता का अधिकार यानी वाक्य और व्यक्ति के अधिकार बना मनहानि का कानून जो है यह चर्चा का विषय बन जाता है और ये स्थितियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं कि मनहानि कानून और स्वतंत्रता बनाम यानी वाक्य और व्यक्ति बनाम स्वतंत्रता का अधिकार ये कैसे टकराव आ जाता है और ऐसी स्थितियाँ क्यों बनती हैं, हम इसके बारे में जानते हैं। जायज़ है जब आपको बोलने का अधिकार है, बोलने के अधिकार के साथ साथ आप कैसे किया किसी व्यक्ति के बारे में बोल देते हैं जिसके कारण आप पर मनहानि का केस चल पड़ता है और वहाँ पे एक अचानक पाते हैं कि ये कैसे हुआ है ना, ऐसा क्यों होता है। देखिए संविधान ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया है, बोलने का, कहीं भी किसी तरह से घूमने फिरने का, चलने का, काम करने का, हर अधिकार हमें प्रदान किया गया है। लेकिन इतनी मौलिक अधिकार प्रदान करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति की जो गरिमामय जीवन है उसका उल्लंघन कर दें। आप ऐसे वक्तव्य, आप वैसे कथनी या आदेश या ऐसी कोई लिखित संदेश जारी ना कर दें जिससे समाज में सांप्रदायिकता का माहौल बन जाए, देश की सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो जाए या हमारे सामाजिक जो सुरक्षा है वह खतरे में पड़ जाए, है ना। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसे कारक हैं जहां आपकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उसको सीमित करती है। जैसा कि हमने कहा कि आप ऐसा कोई आदेश, आप ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई लिखित चित्र या ऐसी कोई कथने जारी ना करें जहां देश सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगे, है ना। किसी व्यक्ति के गरिमामय जीवन में बद्धता ना उत्पन्न हो जाए, कोई शर्मिंदा ना महसूस करे, किसी व्यक्ति की सार्वजनिक जो मान सम्मान है वो हनन ना हो,
है ना, सांप्रदायिकता की स्थिति ना पैदा हो। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया, इस प्रकार की जो स्थितियां बनती हैं, तो कहीं ना कहीं जब यह इस स्थिति में आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कम कर दी जाती है, ताकि हमारी सार्वजनिक जो व्यवस्था है वह सुरक्षा में रहे। कहने का मूल मकसद यह है कि हमारी देश की सुरक्षा प्राथमिक है, सार्वजनिक व्यवस्था की शांति व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिक है, देश में दंगा ना हो, सांप्रदायिकता ना हो, ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई आदेश के आधार पर जहां देश संकट की स्थिति में पड़ जाए, है ना, जब बात ये हो तब कहीं ना कहीं आपकी मौलिक अधिकार कमजोर पड़ जाती है। और ऐसा होनी चाहिए, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई गलत संदेश या मैसेज जारी कर समाज में शांति व्यवस्था बढ़ाना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश की विकास या राजनीतिक स्थिरता को चुनौती देती है। मूल रूप से इन सब स्थितियों को देखते हुए जो है हमारा संविधान जो है वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर थोड़ी बहुत रोक लगाती है। जैसा कि हमने इसके पहले सब कुछ कहा है, तो ये समझते हैं कि मनहानि कानून बनाम वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके बारे में हमने जान लिया कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। अब हम इस पर मनहानि कानून पे बात करना आवश्यक इसलिए समझा ताकि हम इस पर अगर ठीक से हम समझ लेते हैं तो हमें संसदों की अयोग्यता को लेकर जो है समझ ठीक से आ जाएगी। देखिए, मनहानि कानून केवल आम संसद के सदस्यों के लिए ही नहीं है, बल्कि यह सभी व्यक्तियों के लिए है। ये बात जानकारी में रखें। तो अब हम ये जानते हैं कि संसदों की अयोग्यता यानी मनहानि कानून को लेकर संसदों की सदस्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी क्या स्थिति में होते हैं, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। आपने हाल की खबरों में देखा कि राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म हो गई, क्योंकि उन पर मनहानि का केस चला था। 2019 में वे लोकसभा के चुनावी प्रक्रिया के दरमियान उन्होंने किसी विशेष समुदाय के उपनाम पर जो है ऐसी उक्तियां कथनें जारी की, जिसको लेकर जो है उस समुदाय यानी कि उस समुदाय के लोगों ने जो है इस उक्तियों से, उनके बातों से काफ़ी शर्मिंदा महसूस की और कहीं ना कहीं अपने एक जो सम्मान, एक सार्वजनिक जो मान प्रतिष्ठा में होनी चाहिए उसके खिलाफ वे समझे। उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर काफ़ी दुखी महसूस हुआ कि एक सार्वजनिक दल का एक नेता होने के बावजूद किसी विशेष समुदाय पे एक आरोप लगाना, वो भी एक ऐसा आरोप जो बेबुनियाद है। तो कहीं ना कहीं उस समुदाय ने उन पर जो है इसको लेकर काफ़ी तकलीफ महसूस किया और तो सर दायर कर दिया। तो यह क्यों, तो अभी दायर कर दिया और उसको लेकर जो है हमारे राहुल गांधी जी पर जो है मनहानि का कानून चला और उसका गुजरात के हाई कोर्ट का जो फैसला है, अभी हाल ही में फैसला सुनाया कि वे मनहानि केस के तहत दोषी पाए गए हैं। जब बात दोषी पाए जाने की आ ही गई तो हमने पहले समझ चुके हैं कि जब कोई व्यक्ति मनहानि कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उससे जुर्माने के तहत सजा के तौर पर या 2 वर्षों के लिए उन्हें सजा भुगतनी पड़ सकती है। तो वही परिणाम हमारे राहुल गांधी जी को देखने को मिला कि जब उन्हें 2 वर्ष की सजा प्रदान की गई गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा, तो उनकी संसद की सदस्यता चली गई। संसद की सदस्यता को लेकर यह बातें कही जाती है कि जब कोई व्यक्ति अपराधी के दोषी पाया जाता है, किसी अपराध के किसी संगीन अपराध में घोषित हो, दोषी करार दिया जाए, तो उसे जो है संसद के सदस्यता से जो है निलंबित कर दी जाती है। तब जब उसे 2 वर्ष से अधिक की सजा दी गई हो, तब मामला कोई भी हो, अगर संसद सदस्यों का कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और उससे सजा के तौर पे 2 वर्ष से ज़्यादा प्रदान की जाती है, तो उसे संसद की सदस्यता निलंबित कर दी जाती है, यानी उसे अयोग्य करार दिया जाता है। जो हमारे अभी राहुल गांधी जी को देखने को मिला, उनको जो है 2 वर्ष की सजा दी गई और उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई।
संसद की अयोग्यता के बारे में हमने देखा कि जब किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जो है संसद की सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है। तो केवल मनहानि कानून के तहत ही नहीं, अगर कोई भी संसद का सदस्य ऐसी किसी भी मामले के तहत संगीन अपराध में अपराधी घोषित कर दिए जाते हैं, कोई भी अपराध में या किसी भी मामले में अपराध में वे अपराधी हो जाते हैं, तो उन्हें संसद की सदस्यता निलंबित कर दी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि मनहानि कानून को लेकर किस प्रकार से संसद सदस्यों की अयोग्यता खत्म हो गई। अब हम यह देखते हैं कि संसदों की अयोग्यता केवल इस कानून के आधार पर ही खत्म की जा सकती है और कोई भी माध्यम है इसे ख़त्म करने का। जी हाँ, आपके सामने एक और भी स्थितियाँ संसदों के सामने रहती है जिसके आधार पर उन्हें जो है अपराधी घोषित यानी दोषी करार दिए जाने पर उनकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 153A में यदि कोई प्रतिनिधि जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय के आधार पर गलत या अशोभनीय टिप्पणी जारी करे जिससे समाज में सांप्रदायिकता, दंगा या अस्थिरता जैसे माहौल पैदा हो, लोगों में भाईचारे की, बंधुत्व की संभावना खतरे में पड़ जाए, तो इसके आधार पर जो है उन्हें 2 वर्ष अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है और उनकी सज़ा जो है 2 वर्ष से अधिक ही होती है, तो फिर उनकी सदस्यता जो है खतरे में पड़ जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई संसद सदस्यों में वे भ्रष्टाचार में अगर संगीन अपराध पाए जाते हैं और उनकी सज़ा 2 वर्ष अधिक की हो जाती है तो फिर भी वह निलंबित हो जाते हैं। आपके सामने ऐसे कई नेता हैं जो बिहार के भी चर्चित कई लीडर बने हुए हैं, वे इस दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई और साथ ही उन्हें 6 सालों तक जो है चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया गया। अब हम समझते हैं कि इस प्रकार की अयोग्यता का जो निर्धारण है कौन करता है। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष इसके मुखिया निर्णयकर्ता होते हैं, वहीं जो है संसद सदस्यों की निलंबन और उसे लागू करना उन्हीं के हाथ में होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्थिति में दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें जो है निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी की जहाँ तक बात है तो इन्हें हाई कोर्ट का आदेश था, जब 2 वर्ष की सज़ा मिली तो लोकसभा के अध्यक्ष ने इस प्रकार की निर्णय किया। तो अब सवाल यह है कि तो ठीक है, तो क्या अगर कोई संसद का सदस्य निलंबित हो जाता है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करने का पूरी अधिकार है, वो अपील कर सकता है और फिर से जो है अपनी संसद की सदस्यता को हासिल भी कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मनहानि कानून और संसद की सदस्यता को अयोग्यता को लेकर हमने देखा किस प्रकार से इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ें आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आई होगी और इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम हर रोज़ जो है एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ नए इशू और साथ ही आपकी पॉलिटी से जो भी विषय संलग्न में होता है तो हम हर रोज़ आपके साथ रूबरू होंगे। इसी प्रकार हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और हम नए नए इशूज मुद्दे पे बातें करेंगे और यह हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम आपसे जुड़े रहें और आप हमसे जुड़े रहें ताकि हम एक दूसरे से जानकारी शेयर करके हम अपनी ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी पॉलिटी, अपनी राजनीति व्यवस्था को समझें। यह विषय मुख्य रूप से यूपीएससी बीपीएससी के लिए काफ़ी प्रभावी है क्योंकि यह पॉलिटी यानी अगर आप बीपीएससी की मेंस देने जा रहे हैं तो निश्चित है कि आप इस चीज़ पर फोकस जरूर करेंगे क्योंकि यह आपके मेंस के लिए काफ़ी प्रभावी टॉपिक्स है। आपको संसद की चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए और साथ ही इन सब चीज़ों पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।